हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट इवन कोचिंग सेंटर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत को शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारत को शुरू कर रहे हैं और एक लंबा दौर हो गया है हमारा वीडियोस को रुके हुए। अब कंटिन्यू आप लोगों की वीडियोस जो है वो आए करेगी और बहुत जल्दी मतलब लगभग 5 to 7 डेज हम लोग इस सिलेबस को पूरा कर देंगे। अब देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ। कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ जो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भारत की या पूरी दुनिया की फर्स्ट हिस्ट्री बुक थी वो कौन सी थी? पूरी दुनिया की पहली हिस्ट्री बुक कौन सी थी? वो थी हिस्टोरिका। उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। और जो ये हिस्टोरिका बुक थी ये किसने लिखी थी? दिस वाज रिटन बाय हेरोडोटस। दिस वाज रिटन बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इसको लिखा था और इसी वजह से हेरोडोटस को हिस्ट्री का, इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इतिहास का जनक यानी इतिहास का फादर कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, इसको हेरोडोटस ने लिखा था हिस्टोरिका। ये तो थी पूरी दुनिया की, अगर कोई पूछ ले पहली हिस्ट्री बुक कौन सी है, हिस्टोरिका। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भारत की पहली हिस्ट्री बुक कौन सी है, इंडिया की पहली हिस्ट्री बुक कौन सी है, वो थी इंडिया की पहली हिस्ट्री बुक। उसका नाम क्या था? उसका नाम था राज तरंगिनी। क्या नाम था? राज तरंगिनी। और मैंने आपको मेडिवल इंडिया में भी बताया है कि राज तरंगिनी जो है इसको किसने लिखा है? इसको कलहन ने लिखा है। कलहन ने इसको लिखा है। राज तरंगिनी को कलहन ने लिखा है। ये भारत की पहली बुक थी। इस बुक के अंदर क्या बताया गया है? इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि जो कश्मीर है वो अशोक ने बसाया है। क्या बताया है? कि जो कश्मीर है वो अशोक ने बसाया है। अशोक ने बसाया है। ठीक, इस तरीके से इस किताब के अंदर ये बुक लिखी हुई है, ये बातें लिखी हुई है और ये भारत की पहली हिस्ट्री बुक है। तो अगर कोई पूछ ले कि पहली हिस्ट्री बुक, आप बताओगे हिस्टोरिका जिसको हेरोडोटस ने लिखा, और भारत की पहली हिस्ट्री बुक जिसको कहते हैं राज तरंगिनी जिसको कलहन ने लिखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत अब हम करते हैं। देखो, वैसे तो मॉडर्न इंडिया 1757 के पलासी के युद्ध से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत पीछे चलते हैं और देखते हैं ये अंग्रेज कब आए, क्यों आए, कैसे कैसे पनपे, 1757 तक ये कैसे पहुंचे। इस तरीके से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो समय था आपका 1492 का। समय क्या था? 1492 का। ठीक है, 1498 समझने से पहले आपको 1492 जो है वो समझना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, 1492 से भी पहले हम चलते हैं 1453 पे। इसकी भी बात बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं 1453 में। अब देखो होता क्या था, पहले समय में यूरोप के बीच में और एशिया के बीच में व्यापार चलता था। यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार चलता था और जो रास्ता अपनाया जाता था वो टर्की से होके गुजरता था। जैसे यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे एशिया है, इस तरीके से ये व्यापार जो है यूरोप के अंदर लैंड रूट से चलता था, यानी कि सड़कों के थ्रू चलता था, लैंड रूट से चलता था। रास्ते में बहुत सारे देश आते थे, ईरान वगैरह, टर्की भी एक देश है जो रास्ते में आता था। अब 1453 में होता क्या है, इस टर्की के अंदर इस्लामिस्ट ग्रुप यानी कि ओटोमन एम्पायर का जो साम्राज्य है वो शासन कर रहा है। 1453 में ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य जो है वो शासन कर रहा है टर्की के अंदर। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य जो है वो इसके अंदर राज कर रहा है टर्की में। और ये कौन है? ये इस्लामिस्ट है। ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ये इस्लामिस्ट लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी इनकी राजधानी क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये देश है एक कॉन्स्टेंटिनोपल। आज के दिन जिसको आप इस्तांबुल कहते हो, आज के दिन जिसको इस्तांबुल कहते हो, ये उस समय क्या था? उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन एम्पायर की राजधानी होती थी। अब यहां से सारे यूरोपियन एशिया से व्यापार करते थे मसालों का। इसको सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, ये जो रास्ता जाता था इसको सिल्क रूट कहते थे और सिल्क का भी व्यापार यहाँ पे होता था पौराणिक समय में। तो अब होता क्या है, जो ये ओटोमन एम्पायर था, जो ये इस्लाम धर्म के लोग थे, ये क्रिश्चियन को खत्म करके इस्लाम धर्म फैलाना चाहते थे। और इन्होंने सोचा कि जब तक व्यापार के ऊपर अपनी पावर नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो लैंड रूट्स था टर्की के अंदर, यहाँ पे टैक्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। क्या कहा कि अगर आप टर्की से होके गुजरेंगे तो आपको एक ह्यूज टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। जिसकी वजह से जो ये व्यापारी लोग जाते थे, इन व्यापारी लोगों का मुनाफा कम होने लगा। भाई पहले 100 रुपए कमाते थे, 100 के 100 जेब में जाते थे।
अब क्या हुआ, 100 में से 80 रुपए इनको टैक्स का देना पड़ेगा और 20 रुपए जो है वो इनकी पॉकेट में जाएंगे सिर्फ। तो यानी इनका मुनाफा, इनका प्रॉफिट जो है वो कम होने लगा। अब जब प्रॉफिट इनका कम होने लगा तो इन्होंने ये सोचा यार ये लैंड रूट से तो बात नहीं बनेगी, और ये लैंड रूट ब्लॉक कर दिया गया। किसके द्वारा? टर्की के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया कि अगर टैक्स नहीं दोगे तो आप लोगों को यहां से जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो अब होगा क्या, जिन लोगों को नीड हुई, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अब इनको एक नए रास्ते की जरूरत पड़ी अपना व्यापार चलाने के लिए। तो इन्होंने सी रूट्स की खोजबीन करनी शुरू कर दी, यानी समुद्री मार्गों की खोजबीन करनी शुरू कर दी। अब फॉर्चुनेटली उस समय क्या हो रहा था, उस समय यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का समय था। यूरोप में पुनर्जागरण का समय था, यानी कि रिनेसा का पीरियड था। अब आप कहोगे मैडम ये रिनेसा क्या होता है? रिनेसा का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुनर्जागरण, यानी कि ये लोग साइंस को पढ़ रहे थे और साइंस का काफी ज्यादा बोलबाला होने लगा था। यानी लोग अब लॉजिकल सोचने लगे थे, लोगों की रैशनल थिंकिंग हो रही थी। अब तक चर्च उनको जैसे पागल बनाता था ये लोग बनते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब लोग क्वेश्चन पूछने लगे चर्च से कि तुमने कहा धरती फ्लैट है, हमको तो नहीं लगता, प्रूव करो क्यों धरती क्यों फ्लैट है, हमको तो लगता है कि ये गोल है। गैलीलियो जैसे आविष्कारक होने लगे, गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट होने लगे, कैप्लर जैसे साइंटिस्ट होने लगे जिन्होंने कैप्लर्स लॉ दिया और ये कहा कि जो धरती है वो धरती एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर घूम रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो ये साइंस बढ़ रही है आगे आगे यूरोप के अंदर, तो इन्होंने तब तक मैग्नेटिक निडल की खोज कर ली थी। ठीक है, मैग्नेटिक निडल की जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं हुई थी, बट बहुत हद तक इनको आइडियाज बनने लगे थे, कैलेंडर वगैरह यानी कि मैप वगैरह इनको बनाने आने लगे थे थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे इस समय सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा खूंखार अरमाड़ा, अरमाड़ा किसको कहते हैं? नेवी को। क्या कहते हैं? नेवी को। सबसे स्ट्रॉन्ग नेवल पावर किसके पास थी उस समय? स्पेन के पास थी। स्पेन की नेवी बहुत जबरदस्त थी, बहुत पावरफुल थी स्पेन की नेवी। और इसी स्पेन का एक व्यक्ति जिसका नाम है कोलंबस, नाम क्या है जिसका? क्रिस्टोफर कोलंबस, पूरा नाम है इसका क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस बोला कि मैं तो व्यापार करके रहूंगा एशिया से, और भारत की खोज में निकल पड़ा, यानी एशिया के रास्ते निकल पड़ा। अब उस समय दिशाओं का इतना ज्ञान था नहीं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो पहुंचते 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 कहां चला गया? ये बहमास आइलैंड पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये बहमास आइलैंड पर पहुंच गया। और ये बहमास आइलैंड कहां है? ये अमेरिका के अंदर है। और इस तरीके से कोलंबस से एशिया की खोज कर रहा था, इंडिया की खोज कर रहा था, और खोज किस चीज की हो गई? अमेरिका की खोज इसको मिल गई। तो अमेरिका इसको मिल गया, इस तरीके से कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। अब इसके बाद क्या होता है 1488 में? अच्छा, ये कोलंबस कब आया था भारत के अंदर, मतलब कि अमेरिका के लिए कब चला था ये स्पेनिश अर्माडा को लेके? कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की खोज करता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, अब 1488 के अंदर भी कुछ इस तरीके से लोग जो है वो आते हैं। ठीक है, 1488 में इससे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम था बार्टेलेमू। ठीक है, बार्टोलेमू पूरा नाम था इसका, बार्टोलेमू डियास। क्या नाम था? बार्टोलेमू डियास। ये बार्टोलेमू डियास जो है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। कहां पहुंच गया? केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। ये केप ऑफ गुड होप क्या है इसको समझो। देखो यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप है। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे इस तरीके से अफ्रीका बना हुआ है, अफ्रीका बना हुआ है। ठीक है, अफ्रीका बना हुआ है। अब ये जो यूरोप से ये व्यक्ति निकलता है, अफ्रीका अटलांटिक महासागर से होता हुआ ये अफ्रीका के बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। और यही साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब जो ये आया था व्यक्ति जिसका नाम था बार्टोलेमू डियास, इसको क्या लगा बस यही धरती का अंत है और मैंने पूरी धरती घूम ली, पूरा समुद्री मार्ग मैंने देख लिया, और ये वापस चला जाता है 1488 में। 1492 में उधर वो तो गलत ट्रैक पकड़ गया और 1492 में अमेरिका जाके पहुंच गया। उसके पीछे पीछे 1488 में ये जो बार्टोलेमू डियास है, जो एक पुर्तगाली है, जो एक पोर्टुगीज है, वो केप ऑफ गुड होप में आ जाता है। ठीक है, यहां तक आ जाता है। अब यहां तक का रास्ता जो है पुर्तगालियों को मिल चुका था। इसके 10 साल के बाद यानी 1498 में वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति, क्या नाम था? वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति जो है वो भारत के लिए निकलता है, वो एशिया की खोज पे निकलता है। अब उसको केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता पता था, उसको यहां तक का तो रास्ता पता था, यहां से इंडिया आना था अब उसको।
ठीक है, यहां से एशिया आना था यानी इंडिया आना था अब उसको। अब यहां से जो अरब व्यापारी हैं, जो अरब सेलर्स हैं, वो रोजाना व्यापार करने के लिए अपनी बोट इधर उधर लेके जाते थे। ठीक है, अपनी बोट इधर उधर लेके जाते थे एवरी डे, अफ्रीका टू एशिया, एशिया टू अफ्रीका। मतलब उस समय भी भारत की नेवी कमजोर नहीं थी। तो अब क्या हुआ, जो अरब व्यापारी हैं वो अरब व्यापारी इससे मिलते हैं, और ये उन अरब व्यापारियों की मदद से, कौन, वास्को डिगामा, केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया, क्योंकि तब तक का तो मैप ड्रॉ हो चुका था। बार्टोलेमू डियास ने मैप ड्रॉ कर दिया था, उस मैप के सहारे वो यहां तक तो पहुंच गया। अब इसके बाद अरब व्यापारियों का सहारा लेके वो भारत के अंदर केरल में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, भारत में केरल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और कब पहुंचता है ये 20 मई 1498 को पहुंचता है। 20 मई 1498 को ये भारत में केरल के अंदर पहुंचता है। केरल में कहां पहुंचता है ये, केरल में कालीकट नाम की जगह पे पहुंचता है। केरल में कालीकट नाम की जगह पे पहुंचता है वास्को डिगामा 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 को वो कालीकट केरल के अंदर पहुंचता है। इस कालीकट को आज के दिन आप कोझी कोड़े के नाम से जानते हो। आज के दिन इसको कोझी कोड़े के नाम से जानते हो। ठीक है, और केरल के अंदर जब ये आता है तो इसका वेलकम कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वेलकम करने के लिए जो यहाँ का राजा था, जो यहाँ का किंग था, उसका नाम था जैमोरिन। क्या नाम था उसका, जैमोरिन। जैमोरिन ने इसका बहुत भव्य स्वागत किया, बहुत वेलकम किया जैमोरिन ने इसका। लेकिन अब इसके वेलकम से किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम किसको होने लगी, जो अरब व्यापारी लोग थे उनको प्रॉब्लम होने लगी। अरब ट्रेडर्स को क्यों प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हिंद महासागर में इनका दबदबा था, भारत के चारों तरफ इनका दबदबा था। अब इनको ये लगने लगा कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर जो है वो भारत में आ रहा है, और इन्होंने जैमोरिन को ये मना किया कि सर आप इनका स्वागत वगैरह मत करो, इनको वापस भेजो। जैमोरिन ने कहा क्यों भाई, तुम भी तो ट्रेड करते हो, ये भी ट्रेड कर लेंगे, ये भी ट्रेडर हैं जैसे तुम ट्रेडर हो, तो मैं तो इनको मना नहीं करूंगा। और इस तरीके से परमिशन दे दी गई इन लोगों को, पोर्चुगीज को, कि आप भारत में व्यापार जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इनको परमिशन दे दी गई कि आप भारत में व्यापार जो है वो कर सकते हो। और इस तरीके से जो 1498 के अंदर 20 मई 1498 को वो भारत पहुंचता है और एक साल के लिए भारत में रुक जाता है। ठीक है, 1499 तक, 1499 तक जो आपका वास्को डिगामा है वो भारत के अंदर रुक जाता है, एक साल वो यहाँ पे रुकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा के शिप का नाम क्या था। क्या पूछा जाता है कि वास्को डिगामा के शिप का नाम क्या था, जिस शिप से वो आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल शिप। क्या नाम था, साओ गैब्रियल। ये उसके शिप का नाम था जिस शिप में वो आया है, इसको याद रखोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया, टोटल कितनी बार वो भारत आया, वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया। तो आप बताओगे वास्को डिगामा 3 बार भारत आया। कब कब, 1498 में आया, फिर वो फिर से आया 1502 में, और फिर वो 1524 में आता है। 1524 में उसकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे, उसकी डेथ हो जाती है कोचीन में। किस वजह से, मलेरिया के कारण उसकी डेथ हो जाती है कोचीन में, वो भारत के अंदर ही मर जाता है। कौन, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा कोचीन के अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है मलेरिया के कारण। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये तो फैक्चुअल सी बात हो गई। अब मैंने आपको क्या कहा, वो 20 मई 1498 को आया था और 1499 तक वास्को डिगामा लगभग एक साल जो है वो भारत रहता है। एक साल भारत रहने के बाद जब वो वापस जाता है, तो अपने साथ, केरल को किस नाम से जाना जाता है, मसालों का राज्य। ठीक है, तो बहुत सारे मसाले, बहुत सारी स्पाइसेस अपने साथ लेके जाता है, बहुत सारे मसाले अपने साथ लेके जाता है जब वो केरल से वापस पुर्तगाल में जाता है। और ये मसाले जाके जब वहां पे इनका व्यापार करता है तो सारा खर्चा पानी निकाल के इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है। 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है, इतना ज्यादा मुनाफा वास्को डिगामा को होता है कि बाकी लोग भी ये सोचने लग रहे हैं कि भाई अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग भी एशिया जाएंगे, इंडिया जाएंगे, और हम लोग भी जो है वो व्यापार करेंगे। ठीक है, हम लोग भी व्यापार करेंगे। 60 टाइम्स प्रॉफिट जब उन्होंने देखा कि कहा हम लोग भी अब व्यापार करेंगे, और इस तरीके से वास्को डिगामा के साथ साथ बाकी लोग भी अब भारत की तरफ आने को व्याकुल हो रहे हैं, जिसमें फ्रेंच लोग भी हैं, जिसमें डच लोग भी हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स लोग भी। ठीक है, अब वास्को डिगामा जाता है तो उसको लगा यार बड़ा प्रॉफिट हो गया, मुझे फिर से आना चाहिए। 1502 में वो फिर से भारत आएगा।
1502 में वो फिर से भारत आएगा और 1503 में पोर्टुगीज लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे कहाँ पे? कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। ये वैसे वाली फैक्ट्री नहीं होती थी, ये वैसे वाली फैक्ट्री नहीं होती थी कि इसमें सामान बन रहा है। ये फैक्ट्री कैसी होती थी? जिसके अंदर सामान स्टोर करके रखते थे, क्योंकि बंदरगाहों के थ्रू ये आते थे। बंदरगाहों के थ्रू जब ये आते थे तो इन लोगों को सामान रखने की जगह की नीड होती थी, ठीक है। और फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे स्टैब्लिश कर ली? कोचीन के अंदर इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश कर ली, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये पुर्तगाली लोग होते हैं, 1505 में पुर्तगाली लोगों ने क्या किया? बहुत स्मार्ट थे पुर्तगाली लोग, एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत स्मार्ट थे। अंग्रेज लोग तो 1628 में आएंगे और लगभग बहुत टाइम के बाद गवर्नर बनाना शुरू करेंगे, 1773 में गवर्नर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इन लोगों ने देखो 1498 में आए और इन्होंने क्या किया? 1505 में अपना पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर भारत में भेज दिया। फर्स्ट गवर्नर इन्होंने भारत में भेज दिया 1505 में ही, लगभग 5 से 7 साल के समय में ही इन्होंने अपना पहला गवर्नर भारत में भेज दिया। मतलब ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या था? जो पहला गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका नाम था, जो पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर था जिसको इंडिया में भेजा गया। और जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ये किस चीज के लिए जाना जाता है? ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? इसने ये कहा था कि लैंड रूट को छोड़ो, हम समुद्र के राजा बनेंगे, समुद्र के अंदर हमसे ज्यादा दबदबा किसी और का नहीं होना चाहिए, और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने के लिए बातें कहता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसको 1505 से लेके 1509 तक के लिए पहला गवर्नर के रूप में भारत में भेजा गया, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर के बाद अगला गवर्नर कौन आता है 1509 में, जो 1514 तक यहाँ पे रहता है? उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल बकरीक। क्या नाम था? अल बकरीक। मे भी स्पेलिंग गलत हो, सबके नाम की स्पेलिंग अलग होती है, बट मैंने ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखी है। अल बकरीक पूरा नाम था इसका फ्रांसिस्को डी अल बकरीक, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल बकरीक। 1510 में इसने क्या किया? 1510 में इसने कोचीन में अपना हेडक्वार्टर यानी अपनी कैपिटल बना दी। इसने क्या किया? इसने कोचीन को अपनी राजधानी बना दिया। किसने? अल बकरीक ने। और अल बकरीक को ही पोर्टुगाल का रियल फाउंडर कहा जाता है। रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? अल बकरीक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो एकमात्र गवर्नर था जिसके समय में पुर्तगालियों ने भारत की लैंड के ऊपर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने भारत की लैंड के ऊपर कब्जा किया। मतलब इसने क्या किया? 1510 में ही गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा को कैप्चर किससे किया? किसके पास था गोवा? गोवा था आदिल शाही किंगडम के पास। किसके पास था? आदिल शाही किंगडम के पास होता था गोवा। इन आदिल शाही किंगडम का साम्राज्य कहां से चलता था? बीजापुर से चलता था। बीजापुर से चलता था आदिल शाही किंगडम का साम्राज्य, और इन आदिल शाही किंगडम के अंडर ही गोवा आता था। और 1510 में अल बकरीक ने गोवा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। इस बात को याद रखना, गोवा को कैप्चर किसने किया? अल बकरीक ने। और इसी वजह से इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। इसने कोचीन को अपनी कैपिटल जो है वो बना लिया, ठीक है। अब तीसरा गवर्नर आएगा। जो थर्ड गवर्नर आया है, थर्ड गवर्नर, थर्ड तो नहीं था, फोर्थ फिफ्थ गवर्नर था। थर्ड तो आपका वापस से 1524 में यही बन के आएगा। 1524 में यही बन के आएगा। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ही अब गवर्नर बन के आएगा भारत के अंदर, क्योंकि सबने क्या कहा कि वास्को डी गामा को ज्यादा आइडिया है भारत का और इसको ही गवर्नर बना दो। 1524 में वास्को डी गामा को गवर्नर बना दिया। थर्ड गवर्नर ये भारत के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब 1529 से लेके 1538 तक एक और गवर्नर जिसका नाम था कुन्हा, नानो दा कुन्हा, ठीक है। क्या नाम है? नानो दा कुन्हा। ये नया गवर्नर बन के आता है 1529 से 1538 में। इसने क्या किया? जो कोचीन कैपिटल बनाई थी, जो कोचीन कैपिटल थी किसकी? अल बकरीक ने कोचीन को कैपिटल बनाया था, ठीक है।
लेकिन नानो दा कुन्हा ने क्या किया, कोचीन कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया और गोवा को अपनी राजधानी बना लिया, गोवा को कैपिटल बना लिया और गोवा के अंदर ही अपने हेडक्वार्टर जो है वो इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, गोवा के अंदर ही अपने हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। और तब से लेके 1961 तक, टिल 1961 तक गोवा जो है वो पुर्तगालों के ही अधीन रहा है। इसी वजह से आप देखोगे कि गोवा के अंदर इतना सारा पोर्चुगीज कल्चर आपको देखने को मिलता है, चर्च है, क्रिश्चियंस लोग हैं। क्यों है? क्योंकि इतने लंबे समय तक जो गोवा है वो पुर्तगालियों के ही अधीन है। तो 1961 तक गोवा जो है वो इनके अधीन रहा है, 1961 तक गोवा के अंदर इनका राज रहा है। ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को, 19th ऑफ दिसंबर 1961 को गोवा आजाद होता है, गोवा को लिबरेट किया जाता है, गोवा को आजादी मिलती है। किस ऑपरेशन के माध्यम से? ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को लिबरेट कराया जाता है भारतीय आर्मी के द्वारा 1961 में। ठीक है। कब? 1961 में इसको आजाद करवाया जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो पुर्तगालियों का जो इंडियन एम्पायर था उसको किस नाम से जानते हैं? पोर्चुगीज का जो इंडियन एम्पायर था उसको किस नाम से जानते हैं? पोर्चुगीज का इंडियन एम्पायर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? ये जाना जाता था इस्टांडो डा पोर्टुगीज। ठीक है। इस्टांडो डा इंडिया, इस्टांडो डा इंडिया किस नाम से जाना जाता था? इस्टांडो डा इंडिया। मतलब जिस इंडियन एम्पायर के ऊपर पुर्तगालियों का राज था उसको किस नाम से जानते थे? उसको इस्टांडो डा इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को आई होप समझ आ गई। अच्छा, पहली फैक्ट्री कहां पे चलाई इन्होंने? 1503 में कोचीन के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री चलाई है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पुर्तगाली थे इन्होंने भारत को क्या दिया, मतलब इन पुर्तगालियों की वजह से भारत में क्या क्या चीजें नई आई और क्या क्या कल्चर जो है वो भारत के अंदर बना है। ठीक है। इन्होंने इंडिया के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इंडिया के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या दिया, इनकी वजह से भारत के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट हुआ है, अब वो देखिए। एक तो इन्होंने अपने को आलू दिया, आलू पोटैटो इन्हीं की देन है। दूसरा, हम तो पता है समोसे में ना ड्राई फ्रूट्स भरते थे, इन्होंने आके बताया समोसे में आलू भरा जाता है, आलू इन्हीं की देन है। पोटैटो। अच्छा, टोबैको भी इन्हीं की देन है, तंबाकू जिसको कहते हैं वो भी इन्हीं की देन है, तंबाकू भी इन्हीं की देन है, आलू भी इन्हीं की देन है। ठीक है। तीसरा, चर्च का जो गोधिक स्ट्रक्चर होता है, आप भारत के अंदर जो ये चर्च देखते हो ना इसको कहते हैं गोधिक स्ट्रक्चर। भारत के अंदर चर्च को दिया इन्होंने, गोधिक स्ट्रक्चर ऑफ चर्च इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने पोर्टुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया। पोटैटो, टबैको, चर्च, गोधिक स्ट्रक्चर। ठीक है। पाइनएप्पल इन्होंने दिया अपने को, पाइनएप्पल, अनानास। ठीक, पाइनएप्पल इन्होंने ही दिया है आपको, अनानास आपको ही दिया है। पपाया, पपीता, पपाया भी इन्होंने ही दिया है। आप देखो पी से आ रहे हैं सारे, पोटैटो, पाइनएप्पल, पपाया, पपाया। ठीक है, पपापा लिख दिया मैंने। पपाया भी इन्होंने ही दिया है। कैश्यू नट्स यानी कि काजू, आप देखोगे गोवा के अंदर बहुत काजू होते हैं, गोवा के अंदर बहुत सारे काजू अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, कैश्यू नट्स भी इन्होंने ही दिए। तो कहीं पे कोई चीज मिल रही है ना उसकी वजह होती है, उसकी ज्योग्राफी और उसकी हिस्ट्री जो है वो जाननी जरूरी होती है। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने बताई, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने बताई, प्रिंटिंग कैसे होती है, प्रिंटिंग प्रेस कैसे लगती है, ये इन्होंने ही बनाई, इन्होंने ही बताया हमको। और 1556 में गोवा के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस लगती है, गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में इन्होंने ही लगाई थी, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ही लगाई थी। ठीक है। तो प्रिंटिंग का तोहफा भी इन्होंने हमको दिया। फिर उसके बाद शिप बिल्डिंग, भारत के अंदर किसी को शिप बिल्डिंग नहीं आती थी, शिप बिल्डिंग यानी कि समुद्री जहाज बनाने का काम भी इन्होंने ही हमको सिखाया है। ठीक है। ये सारे पोर्चुगीज के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से यूरोपियन भारत में आए हैं, तो हमने देखा कि यूरोपियन जो भारत के अंदर आए हैं उनमें से एक तो है पुर्तगाली। कौन है? एक तो पुर्तगाली। ठीक है। सबसे पहले पोर्चुगीज लोग भारत में आते हैं। अब हम डच के बारे में पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे। डच के बाद हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम फ्रेंच लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कौन कौन लोग आए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पुर्तगालियों का राज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम डच की कहानी को शुरू करते हैं।
ठीक है। तो जो ये डच है ये कौन लोग होते हैं? जो नीदरलैंड के लोग हैं उन्हीं को ही हम डच लोग कहते हैं। डच लोग कौन है? जो नीदरलैंड के लोग हैं, इन्हीं को ही हम डच कहते हैं। अब जब पुर्तगाली लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे थे अपने बिजनेस में, तो बाकी लोगों को भी ये हुआ कि हमको भी एशिया में जाके प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो अब नीदरलैंड से लोग भी जो है वो भारत की तरफ मूव करने लगे कि हमको भी भारत में जाके व्यापार करना है। ठीक है। जो डच है वो 1602 में भारत आते हैं। 1602 में भारत आते हैं, केम इन इंडिया। भारत में कब पहुंचे ये? 1602 में ये भारत आते हैं। और इनकी सबसे पहली सेटलमेंट कहां पे होती है? सबसे पहले इन्होंने रहना कहां शुरू किया? अर्लिएस्ट सेटलमेंट यानी कि सबसे प्रारंभिक प्रारंभिक इनका स्थान कहां बना? वो बना इनका पुलिकट में। कहां पे? पुलिकट में। पुलिकट में। ठीक। ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है एक्चुअली। ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये एरिया है पुलिकट। यहाँ पे इन्होंने अपना पहला सेटलमेंट जो है वो स्थापित किया। यहाँ पे इन्होंने रहना शुरू की। लेकिन ये पहली फैक्ट्री नहीं बनाई थी इन्होंने। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई है? फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई। कहाँ बनाई है? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई है। मसूलीपट्टनम, ठीक है, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये मसूलीपट्टनम भी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई है। 1602 में ये भारत आए हैं और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। जो डच लोग हैं वो किस चीज के लिए फेमस हैं? दीज आर फेमस फॉर कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है। एक तो कॉटन के लिए फेमस है और दूसरा इंडिगो के लिए फेमस है। किसके लिए? इंडिगो के लिए फेमस है। इंडिगो और कॉटन के लिए फेमस है। कॉटन यानी सूती कपड़ा और इंडिगो यानी नील की खेती। और इसी वजह से अब अंग्रेज लोग इनसे लड़ेंगे, क्योंकि कॉटन और इंडिगो की जरूरत अंग्रेजों को भी थी और उस व्यापार पे राज इन्होंने कर रखा था। तो इस वजह से आगे जाके जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होगा। बैटल ऑफ बेदारा, बेदारा का युद्ध होगा। ठीक है। ये किस किस के बीच होगा? डच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में होगा। देखो कहानी समझ के करोगे ना आप तो सारी चीजें याद होंगी, रटने से काम नहीं बनेगा। डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ बेदारा होती, और इस लड़ाई में जो डच लोग हैं उनको भारत से खदेड़ दिया गया, भारत से बाहर निकाल दिया गया और एक छोटे से आइलैंड पे इनको रहने का स्थान मिला कि भैया तुम छोटे से आइलैंड पे रहोगे, तुम भारत के अंदर एंट्री नहीं लोगे। और जो ब्रिटिश लोग हैं इनको व्यापार की पूरी परमिशन मिल गई। इनको जो है इन्होंने अपना ट्रेड जो है वो भारत में फ्लरिश किया। इन्होंने अपना ट्रेड जो है वो भारत में फ्लरिश किया बैटल ऑफ बेदारा 1759 में, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति हो चुकी थी भारत के अंदर। तो इस तरीके से डच का जो सिलसिला है वो भी खत्म होता है। इस क्लास में हम अंग्रेजों को और पढ़ लेते हैं। अब देखो इंग्लिश की अगर हम बात करें, तीसरी यूरोपियन शक्ति आएगी इंग्लिश लोग यानी कि ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है। अंग्रेज लोग अब भारत में आएंगे। अब होता क्या है? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी बनती है। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर था ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब दो कंपनियों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वहां पे रानी थी कौन? क्वीन एलिजाबेथ। क्या नाम था इनका? क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ से मोनोपोली का हक मांग लिया कि केवल हम ही हैं जो एशिया में जाके व्यापार करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, 1598 में भी इन्होंने अपनी रानी से पूछा था कि हमको भारत जाके व्यापार करना है। रानी बोली पागल हो क्या, स्पेन का आर्माडा पता है कितना पावरफुल है, तुमको काट के खा जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और तुमको काट के खा जाएगा, मुझे नहीं चाहिए व्यापार। लेकिन धीरे धीरे जब सब लोग इतने अमीर हो के आ रहे हैं एशिया से, भारत से, तो इन्होंने सोचा यार हम भी जाएंगे। और रानी ने ये सोचा है मुझे भी तो मुनाफा होगा अगर ये लोग जाएंगे। तो 1600 में ये एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको भारत में जाने की परमिशन दे दी। क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर लिख के दे दिया 20 सालों का कि ठीक है तुम भारत जाओ। उस समय भारत में कौन था? उस समय भारत में राज्य किसका था? उस समय भारत में राज्य था किसका? अकबर का। अकबर द ग्रेट उस समय भारत में रूल कर रहा था।
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काम करती है, क्योंकि अकबर कब से कब तक रहा, 1556 से लेके 1605 तक भारत को संभालता है, और 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। क्वीन एलिजाबेथ उनको मोनोपोली का अधिकार दे देती, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार दे देती है कि केवल तुम ही हो जो भारत में जाओगे, तुम्हारे अलावा और कोई भारत में जाके व्यापार नहीं करेगा। और ऐसा एकाधिकार इन्होंने क्यों दिया? रानी को इनसे क्या पड़ी थी? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ना एमपी लोग थे, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, तो रानी वैसे भी उनके अधीन थी, ठीक है। और दूसरी चीज, रानी को बहुत सारा टैक्स मिल रहा था, इनको बहुत सारा मुनाफे का हिस्सा मिल रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम आपको टैक्स देंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप बदले में हमको ऐसा मत करना कि भाई किसी और को भी तुम भेज रही हो, केवल हमको ही अधिकार दो भारत में व्यापार करने का, हम आपको बहुत सारा टैक्स देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मोनोपोली मिल जाएगी भारत के अंदर। अब रास्ता चलता है 1608 का समय आ जाता है। 1608 में विलियम कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, क्या लिख दिया मैंने, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्बेसडर है, एक राजदूत है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये भारत में आता है। उस समय भारत में कौन है? उस समय भारत में जहांगीर का दरबार लगता है, इसका जहांगीर का कोर्ट लगता है। जहांगीर उस समय आता है क्योंकि जहांगीर जो है 1605 में ही राजा बन जाता है, अकबर का बेटा, और 1627 तक जहांगीर ही है जो पूरे साम्राज्य को संभाले। तो जहांगीर के कोर्ट में विलियम हॉकिंस आता है। विलियम हॉकिंस को क्यों भेजा? बहुत सारे गिफ्ट्स देके इसको जहांगीर की कोर्ट में भेजा। जहांगीर ने इसको नाम दिया इंग्लिश खान। क्या नाम दिया इसको? इंग्लिश खान। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो विलियम हॉकिंस है उसको क्या नाम मिला है, इंग्लिश खान का इसको टाइटल मिला है, किससे? जहांगीर से, ठीक है, जहांगीर से इसको टाइटल मिला है। और जहांगीर के टाइटल के बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर रहेगा। विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा? क्योंकि विलियम हॉकिंस को पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी, विलियम हॉकिंस को टर्की लैंग्वेज भी आती थी। तो जहांगीर के कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज में काम होता था, तुर्की लैंग्वेज में काम होता था। जब इसने पर्शियन लैंग्वेज में बातचीत की जहांगीर से, क्योंकि जहांगीर को देखो कब से, जहांगीर को भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, अब इसकी कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज में बात काम होता था, लेकिन जहांगीर को भी और कैप्टन विलियम हॉकिंस को भी टर्की लैंग्वेज आती थी, और वो लैंग्वेज और किसी को नहीं आती थी। तो जब विलियम हॉकिंस ने तुर्की लैंग्वेज में जहांगीर से बात की तो जहांगीर को एक कनेक्टिविटी फील हुई कि ये तो मेरा ही बंदा आ गया। जैसे आप विदेशों में जाते हो, आपको कोई हिंदी बोलता दिख जाए, आपको कनेक्टिविटी फील नहीं होती, बिल्कुल इसी तरीके से इसको कनेक्टिविटी फील होने लगी, ठीक है। और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं तुर्की लैंग्वेज में, नहीं तो कोई बीच में मठ मार देता इनकी बात का, है ना। तो अब क्या हुआ कि हॉकिंस को यहाँ पे भेजा गया जहांगीर के कोर्ट में। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया। और क्यों आया? क्योंकि उसको पर्शियन और टर्किश दोनों लैंग्वेज आती थी, ठीक है। अब जो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, ये अपने साथ कोई गोला बारूद नहीं लेके आया, कोई कैनन, कोई तोप नहीं लेके आया, ये अपने साथ ट्रेडिंग शिप लाया था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शिप ला रहा है, और इसके इस ट्रेडिंग शिप का नाम क्या था? हेक्टर। हेक्टर नाम का शिप ये भारत के अंदर लेके आता है। कौन सा शिप? हेक्टर नाम का शिप भारत के अंदर लेके आता है। वास्को डिगामा के शिप का नाम क्या था? गैब्रियल। इसके शिप का नाम क्या है? हेक्टर। ये हेक्टर नाम का शिप जो है वो भारत में लेके आता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये पहुंचता है तो इसको क्या कहा गया? इसने जहांगीर को क्या कहा? इसने जहांगीर को कहा कि हमको सूरत में काम करने दो। जहांगीर को कहा इन्होंने कि हमको सूरत में काम करने, ठीक है, सूरत में काम करने दो। लेकिन जहांगीर ने कहा कि देखो भैया, कोचीन है, सूरत है, यहाँ पे तो कौन बैठा हुआ है? यहाँ तो पुर्तगाली लोग जो है वो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, तुम कहीं और काम कर लो, तुमको हम दूसरी जमीन दे देंगे काम करने के लिए। तो एक बार के लिए टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी फैक्ट्री जो है, इन्होंने इसके कहने से सूरत में नहीं लगाई। लेकिन अभी ये बेचैन है कि हमको भी सूरत में काम करना है, क्योंकि उस समय सूरत के अंदर कॉटन टेक्सटाइल तब भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, तब भी बहुत ज्यादा था। और इनको क्या कहा गया कि तुमको सूरत में नहीं लगानी है अभी फैक्ट्री, क्योंकि वहां पे पुर्तगाली लोग हैं। आप ऐसा करो, टेम्परेरली अपनी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगा ली।
कहाँ लगा ली? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली जो टेम्परेरी थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है? आंध्रा के अंदर है मसूलीपट्टनम। यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। आप कहोगे मैडम पहले और भी तो लोग यहाँ आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, लेकिन मसूलीपट्टनम में फिर भी स्पेस था जहाँ पे अंग्रेज जो है वो अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते थे। तो मसूलीपट्टनम में इसने जो अपनी फैक्ट्री लगाई वो एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी, ठीक है, टेम्परेरी फैक्ट्री थी। अब इनको कहाँ चैन आने वाला था ब्रिटिशर्स को? इनके तो दिमाग में यही था कि हमको हराना है अब पोर्टुगीज लोग को, वो कैसे व्यापार कर सकते हैं, हम करेंगे व्यापार। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होती है, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, स्वाली का युद्ध होता है, बैटल ऑफ स्वाली होता है 1612 में, और ये पोर्टुगीज के बीच में होता है, पुर्तगालियों के बीच में होता है और अंग्रेजों के बीच में होता है, इंग्लिश के बीच में होता है, ठीक है, जिसमें पुर्तगाली लोग जो है वो हार जाते हैं, पुर्तगाली लोग हार जाते हैं, ये सिर्फ गोवा में सिमट के रह गए। और जो इंग्लिश लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं वो अब सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। कब? अब परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, अभी तक तो टेम्परेरी की थी, परमानेंट फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करेंगे कहाँ पे? सूरत के अंदर, ठीक है, सूरत में इस्टेब्लिश करेंगे 1612-1613 में। 1612 का एंड चल रहा है और 1613 की शुरुआत, यहाँ पे इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। और पोर्चुगीज लोग जो हैं वो सिर्फ गोवा तक सीमित रह गए। अब हम लोगों ने दो बैटल का नाम पढ़ चुके हैं, बैटल ऑफ बेदारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो डच और ब्रिटिशर्स के बीच में था। तो डच लोग जो हैं वो छोड़ के भाग गए थे। इधर देखना आप, बैटल ऑफ बेदारा हमने पढ़ा था डच के बारे में, याद करते चलना हर चीज को। बैटल ऑफ बेदारा, डच लोगों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। दूसरी बैटल आ गई है ये बैटल ऑफ स्वाली 1612 में। नोटबुक कही थी ना एक लगा लेना जिसमें सारी लड़ाइयां लिखोगे, तो ये एक और लड़ाई आप उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली, पोर्तुगीज वर्सेस इंग्लिश। पोर्तुगीज सिर्फ गोवा तक सिमट के रह गए और इंग्लिश लोग अब सूरत में अपनी फैक्ट्री को लगाएंगे 1612-1613, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड इंग्लिश भारत में कौन आएगा, सेकेंड अंग्रेज भारत में कौन आएगा? वो भी जहांगीर के कोर्ट में आएगा, जहांगीर के दरबार में आएगा, जहांगीर के कोर्ट में आएगा, जिसका नाम है सर थॉमस रो। बहुत बार पूछा जाता है, हरियाणा सिविल सर्विस में भी पूछा गया था। नाम क्या है? सर थॉमस रो जो है ये जहांगीर के कोर्ट में आता है। पहले विलियम कैप्टन हॉकिंस आता है, अब ये जो है ये थॉमस रो आएगा, ठीक है। और ये भी बहुत सारा फरमान लेता है जहांगीर से व्यापार करने। इसने आगरा के अंदर एक फैक्ट्री लगा दी, इसने भरूच के अंदर, बहराउच के अंदर एक फैक्ट्री लगा दी, इसने बड़ौदा के अंदर एक फैक्ट्री लगा दी। इस तरीके से जहांगीर से पूछ के अलग अलग जगह पे अब ये फैक्ट्री जो है वो ओपन करते जा रहे हैं। अहमदाबाद में भी इन्होंने एक फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, अहमदाबाद में भी फैक्ट्री लगा दी। ये याद ना भी करो तो चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर थॉमस रो का व्यक्ति जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आता है, ठीक है। परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगा दी? सूरत के अंदर 1612-13 में। और 1639 में ये मद्रास के अंदर फैक्ट्री लगा देते हैं। 1639 में ये मैड्रास के अंदर, यानी जिसको आज आप चेन्नई कहते हो, मद्रास में फैक्ट्री लगा देते, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट मैं ऐड कर रही हूँ, 1687 में मद्रास वो पहली जगह है जो नगर निगम बना है। मद्रास जो है वो फर्स्ट प्लेस है, पहली जगह है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है, यानी कि नगर निगम बना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम बना है, ठीक है, नगर निगम बना है। ये पहली वो जगह है जो नगर निगम बना है। और यहीं पे ही आप देखोगे कि ये मद्रास को ही फ्लरिश करेंगे और मद्रास में अपना एक हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बना लेंगे। मद्रास में ही अपना मुख्यालय यानी एक हेडक्वार्टर बना लेंगे, ठीक है। और यहीं पे ही अपना पहला फोर्ट भी बनाएंगे, ये फर्स्ट फोर्ट, फर्स्ट किला, किलाबंदी करते थे ये, फर्स्ट फोर्ट बनाएंगे जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। फोर्ट का नाम क्या है? सेंट जॉर्ज नाम का पहला फोर्ट इन्होंने सूरत के अंदर ही बना लिया, ठीक है, क्योंकि यहां से पुर्तगालियों को तो अब खदेड़ दिया। तो इन बातों को याद रखो। अब होता क्या है, अब वैवाहिक संबंध की बात करते हैं, शादी के संबंध की बात करते हैं। मैरिज होती है किस किस की? मैरिज होती है ब्रिटेन के राजा की, ब्रिटेन के राजा की पुर्तगाली की प्रिंसेस के साथ। ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स टू, चार्ल्स टू। इसकी शादी होती है किसके साथ? पुर्तगालियों की महारानी, पुर्तगालियों की महारानी जिसका नाम है ब्रिगेंजा। याद करो वो कुछ कुछ होता है ना, मिस ब्रिगेंजा, तो उसका नाम है क्वीन कैथरीन ब्रिगेंजा। क्या नाम है? क्वीन कैथरीन ब्रिगेंजा।
इसकी शादी हो जाती है चार्ल्स टू के साथ। ये कौन है? ये ब्रिटिशर है। ये कौन है? ये पुर्तगालियों की महारानी है। अब शादी हो गई। अब क्वीन को दहेज में, क्वीन को बहुत सारा सामान मिला, गिफ्ट्स मिले, और दहेज में चार्ल्स टू को बॉम्बे नाम की जगह मिल गई। कौन सी? बॉम्बे नाम की जगह पुर्तगालियों ने चार्ल्स टू के नाम लिख दी। दामाद है भाई, दामाद जी अंगना में पधारे, बॉम्बे दे दिया। अब चार्ल्स टू को ये हो गया, यार मैं तो क्या ही करूंगा, मैं तो इंग्लैंड में बैठा हूं, मैं बॉम्बे का क्या अचार डालूं। उसने बॉम्बे को लीज पे चढ़ा दिया, बॉम्बे को रेंट पे चढ़ा दिया। बॉम्बे को लीज पे यानी बॉम्बे को रेंट पे चढ़ा दिया, और बॉम्बे को रेंट पे चढ़ा के किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि तुम इसमें व्यापार करते रहो, मैं इसको रेंट पे चढ़ा रहा हूं, तुम व्यापार करते रहो और मुझे जो है वो पैसा भेजते रहना। ठीक है। जो बॉम्बे में, अब इनके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में बॉम्बे भी आ गया, और बॉम्बे में भी इन्होंने 1668 में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। 1668 में इन्होंने बॉम्बे में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, क्योंकि बॉम्बे भी इनके हाथ में आ चुका है। बॉम्बे में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली 1668 में, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? बॉम्बे की फैक्ट्री का क्रेडिट जाता है जेरोल्ड अयंगर को। किसको जाता है? जेरोल्ड अयंगर को इसका सारा क्रेडिट जाता है, जेरोल्ड अयंगर को, जिसने बॉम्बे के अंदर इनकी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश कराई थी। ठीक है। 1700 में कैलकटा के अंदर भी, 1700 में इन्होंने कैलकटा नाम का शहर बसा दिया, कलकत्ता जिसको कहते हो, कैलकटा नाम का जगह शहर बसा दिया। किसने बसाया? जॉब चार्नोक। किसने बसाया? जॉब चार्नोक ने पहला शहर बसा दिया। ठीक है, कैलकटा के अंदर। और ये 3 छोटे छोटे गांव से मिलके बना था। एक तो गोविंदपुर, गोविंदपुरी, गोविंदपुरी नाम का गांव था। ठीक है। फिर कालीकत, कालीकत नाम का एक गांव था, और फिर क्या था? फिर था एक सुतानती, सुतानती। इन 3 जगहों को मिला के कलकत्ता बनता है। इन 3 जगहों को मिला के कलकत्ता बनता है, कैलकटा बनता है। और यहाँ पे इन्होंने 1700 में जॉब चार्नोक ने अपनी एक फैक्ट्री लगा दी। ठीक है। और यहीं पे ही इन्होंने अपना एक फोर्ट भी बना दिया, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। मद्रास में पहला फोर्ट बनाया, ठीक है, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और अब जो है इन्होंने कलकत्ता में अपनी एक किलाबंदी कर दी, फोर्ट विलियम। ठीक है। यहाँ पे सारा सामान रखते होते थे, और इसको हेडक्वार्टर भी बना लिया, यानी मद्रास एक हेडक्वार्टर बन गया, अब कलकत्ता एक हेडक्वार्टर बन जाए। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम बाद में देखेंगे, मैं आपको फैक्ट्रीज की एक ट्रिक बता रही हूँ कि कौन सी फैक्ट्री कब बनी, याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में तो इन्होंने टेम्परेरी बनाई थी, उसको तो भूल जाओ। सूरत में बनाई इन्होंने, सूरत के बाद इन्होंने कहाँ बनाई? सूरत के नीचे, सूरत गुजरात में है ना, फिर नीचे आ जाओ बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में आ जाओ। ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? मैप के अनुसार, भारत के मैप के अनुसार कलकत्ता, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? मद्रास। तो ऐसे मार्क करो, सूरत के अंदर, सूरत के बाद इन्होंने मद्रास में अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है। मद्रास के बाद ये बॉम्बे आ गए, बॉम्बे के बाद ये कैलकटा चले गए। कैलकटा में 1700 में लगाई है। ठीक है। सूरत में इन्होंने 1612 1613 के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाई है। मद्रास के अंदर इन्होंने कब फैक्ट्री लगाई है? 1639 में मद्रास में अपनी फैक्ट्री लगाई है, और 1668 में इन्होंने बॉम्बे में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ लगाई। तो अभी तक हमने अंग्रेजों का इतना पढ़ लिया है। अब इसके बाद फ्रेंच भी हमें पढ़ना है, बट वो अगली क्लास में करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया है, और इसकी पीडीएफ जो है वो इस तरीके से मैं आपको शो भी कर दूं, हैंड रिटन मोड में मैं आपको दूंगी। ये पूरी हैंड रिटन नोट्स जो है आपको दूंगी, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं होगा नोट्स बनाने का, तो ये पूरी इंग्लिश और हिंदी जैसे हम बातें करते हैं ना, उसी फॉर्मेट में मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। जो बातें आपको बताई है सब बातें नोट के अंदर है, आप बस ध्यान से सुनते रहना, और ये नोट्स जो है वो आपको मिल जाए। ठीक। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।